इस हफ्ते की जो सबसे बड़ी खबर है, मतलब वो खबर इतनी बड़ी है कि उस पर केवल भारत में नहीं बल्कि भारत से बाहर जर्मनी तक ने उसके ऊपर जो है वो अपनी टिप्पणी कर दी। और लोग कह रहे हैं कि जर्मनी ने इसलिए टिप्पणी की कि वो लोग हिटलर को देख चुके हैं और वो एक हिटलर को देख चुके हैं जो चला गया और वो एक हिटलर को देख रहे हैं जो आज। तो इसलिए उनको ये ज़रूरी महसूस हुआ कि वो इस पर टिप्पणी करें। अब ये जो मामला है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का, आप ये देखें कि 21 मार्च की शाम को 7 बजे ईडी के लोग उनके घर गए, जाँच के लिए और आगे चल के वो जाँच जो है वो गिरफ्तारी में बदल गई। तो ये जो 7 बजे की घटना है, इस पर हर कोई बात कर रहा है। लेकिन 6:30 बजे क्या हुआ इस पर कोई बात नहीं करता। 6:30 बजे ये हुआ कि एसबीआई ने हज़ार बहाने बनाने के बाद जब कोई बहाना काम नहीं आया, तो इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी डिटेल्स अपनी वेबसाइट पे डाल दी या वेबसाइट पे डाल उसको दे दी और वो वेबसाइट पे चढ़ गई। यानी आप समझें कि अगर उस दिन अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार नहीं होते, तो अगले दिन सुबह सारी जगह पे यही हेडलाइन होती कि भाई इसका इसमें कौन-कौन लोग मिले, किस-किस ने बीजेपी को फंड दिया और किस-किस को कॉन्ट्रैक्ट मिला। तो हुआ क्या कि जिस तरह से पिछली मर्तबा जिस दिन ये मामला कोर्ट ने डिसमिस किया, ये कहा कि ये गलत है, बीजेपी ने सीएए का जो है वो शोषा छोड़ दिया। इस बार जिस दिन सारी डिटेल्स उसमें आई, उस दिन बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके सारी खबरों को दबा दिया। यानी उसको ऐसा लगा कि इस तरह हमारे पाप छुप जाएंगे। लेकिन इस बार ये हुआ कि बीजेपी जो है वो एक छोटी परेशानी से निकलने के चक्कर में एक बहुत बड़ी परेशानी में फंस गई और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गई है। आप ये देखें कि ये जो मामला है, ये 27 नवंबर को एक नई पॉलिसी दिल्ली की सरकार ने बनाई, 27 नवंबर 2021 को। और उसके ऊपर जुलाई में जो चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने एक रिपोर्ट ले जाकर के एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दी, सक्सेना साहब। और सक्सेना साहब ने फौरन मेरे ख्याल में रिपोर्ट भी नहीं पढ़ी और आदेश दे दिया कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो केजरीवाल सरकार डर गई और उसने 28 जुलाई को वो पॉलिसी रद्द कर दी। 28 जुलाई को पॉलिसी रद्द हो जाती है, 17 अगस्त को जो है वो सीबीआई उस पर मुकदमा दायर कर देती है और सीबीआई अभी कुछ करती भी नहीं है कि 22 अगस्त को ईडी भी उसमें कूद जाती है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो केंद्र सरकार है उसको कितना ज्यादा उत्सुकता है। और आप ये देखें कि इसी चक्कर में दिवाली से पहले मनीष सिसोदिया जो है वो गिरफ्तार हो जाते और अभी हाल में जो है वो 15 मार्च को के कविता जो चंद्रशेखर राव की बेटी थी उनको भी गिरफ्तार किया जाता है। इस घटनाक्रम से एक बात साफ दिखाई देती है कि जिस तरह से बीजेपी ने नवीन पटनायक को अपने साथ किया और चंद्रबाबू नायडू को अपने साथ किया और नीतीश कुमार को अपने साथ किया और इनको हेमंत को जो है वो साथ में लेने में नाकाम रहे, हेमंत सोरेन को। इसी तरह से वो लोग जो है वो चाहते थे कि केसीआर भी इनके साथ आ जाए, लेकिन केसीआर ने सोचा कि इसके साथ जाना ठीक है नहीं, तो इसलिए उन लोगों ने उनकी बेटी जो वहाँ की एमएलसी भी है, उसको जो है वो गिरफ्तार कर लिया। अब आप इस स्टोरी को थोड़ा-सा समझने के लिए मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि इस मामले में एक आदमी है शरद चंद्र रेड्डी।
वो शरद चंद्र रेड्डी को ईडी ने 15 नवंबर 2022 को गिरफ्तार किया। आंध्रा का रहने वाला वो बहुत बड़ा कारोबारी है। 15 तारीख को वो गिरफ्तार होता है। 5 दिन के बाद 5 करोड़ के बॉन्ड खरीदता है और उसके 6 दिन के बाद बीजेपी उसको भुनवा लेती है और फिर वो कोर्ट में ये कहता है कि साहब मेरी पीठ में दर्द हो रहा है और कोर्ट कहता है कि ठीक है, इसको जमानत दे दी जाए। सितेंद्र जैन कब से जेल में है, कितने बीमार हैं। मनीष सिसोदिया जेल में है, उनमें से किसी को जो है वो जमानत नहीं मिलती। ये आदमी जिसने 5 करोड़ रुपया का बॉन्ड खरीदा, उसको जो है वो जमानत मिल जाती है। उसके 1 साल के बाद क्या होता है देखिए, 1 साल के बाद ये होता है कि 4 सूबों में इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें एक तेलंगाना भी शामिल है और नवंबर 2023 में यही आदमी जो आरोपी था, वो जो है वो 25 करोड़ के बॉन्ड खरीद के बीजेपी को दे देता और उसके बाद उसको सरकारी गवाह बना लिया जाता है और उसको छोड़ दिया जाता है। तो ये है बॉन्ड और ये है आबकारी का घोटाला और ये है बीजेपी का कनेक्शन। उस आदमी ने 53 करोड़ के बॉन्ड खरीदे, उसमें उसने बीजेपी को दिया 34 करोड़, बाकी लोगों को दिया, बीआरएस को दिया, टीडीपी को दिया। अभी टीडीपी का जब बीजेपी से मामला हुआ तो नए-नए बॉन्ड खरीद के दिया। उसने 1 पैसा ना कांग्रेस को दिया और ना आम आदमी पार्टी को दिया, यानी उनके लिए बॉन्ड 1 पैसे का नहीं खरीदा। तो अब जो है वो आम आदमी पार्टी के डिप्टी सीएम और सीएम दोनों जेल में हैं और वो आदमी जेल के बाहर है। इसीलिए आज आतिशी सिंह ने ये कहा, चूंकि वो आरोपी था और बीजेपी ने उससे पैसे लिए, बॉन्ड में साबित हो गया, तो इसलिए बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनको जो है वो जेल में डालना चाहिए। जेल में डालने के लायक तो वो आदमी है जिसने पैसे लिए एक आरोपी से और उसको सरकारी गवाह बना दिया। तो उसके बजाय उठा के आपने जो है, जिसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, जिसके खिलाफ कोई पैसा नहीं मिला, उसको जो है वो आपने जेल में डाल दिया। अब आप देखिए कि ये जो जेल में गए हैं केजरीवाल साहब, इनको पता था, इनकी तैयारी थी। जिस दिन इन्होंने ये, आपने सुनी होगी वो भाषण उनका, चौथी पास राजा, जिस दिन उन्होंने वो चौथी पास राजा वाली तक भाषण दिया संसद अपने विधानसभा में, उसी दिन ये तय हो गया कि उनको जेल में जाना है और उन्होंने तैयारी कर ली। और उन्होंने एक काम ये किया कि साहब, उन्होंने कहा कि मैं रिजाइन नहीं करूंगा। अभी तक ये धारणा थी कि कोई आदमी जेल से सरकार नहीं चला सकता, उसको रिजाइन करना पड़ेगा, उसको किसी और को बनाना पड़ेगा। केजरीवाल ने कहा कि ये तो कहीं लिखा ही नहीं है, जब तक कि जुर्म साबित नहीं होता उस वक्त तक किसी को रिजाइन करने की जरूरत नहीं है और जब तक कि वो रिजाइन नहीं करता तब तक कि वो सरकार चला सकता है और अगर वो जेल में हो या बाहर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उन्होंने आज जो है वो जेल के अंदर से एक हुक्म भी दे दिया कि साहब, जहां जहां पानी नहीं मिल रहा है वहां पे टैंकर से पानी पहुंचाया जाए। तो अब एक अजीब परिस्थिति है। पहले तो ये परिस्थिति थी कि मोदी जी पूरे भारत में अपना झंडा लहराते थे, लेकिन उनकी नाक के नीचे दिल्ली में कमल नहीं खिलता था। पिछली बार लाख कोशिश के बावजूद, सैकड़ों लोगों को लगाने के बावजूद वो हार गए 2 मरतबा। और अब ये है कि दिल्ली की राज्य सरकार जो है वो जेल से चल रही है। ये कितनी बड़े शर्म की बात है। और आप ये देखें कि अभी नया सर्वे आया है, उस सर्वे के मुताबिक जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ जो है वो लोगों की सहानुभूति बहुत बढ़ी है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि इस बार, पिछली बार दिल्ली की 7 सीटें बीजेपी ने जीती थी, इस बार वो 1 सीट नहीं निकाल सकेगी, 1 सिंगल सीट। और बीजेपी को ये पता था, उसने अपने 5 में से 4 लोगों को पहले ही बदल दिया और उनमें से कोई रिटायर हो गया और कोई नाराज हो गया। एक ने तो पहले कह दिया, गौतम गंभीर ने, मुझको लड़ना ही नहीं है। और अब जो ये लहर चली है, अब जिसका जिक्र आपने किया मंत्री जी अभी, कि 31 तारीख को जो है
वो बहुत बड़ी रामलीला ग्राउंड में रैली होगी। आप ये देखिए कि उस रैली से पूरे भारत में जो है, वो मंज़र बदल जाएगा। सारे लोगों को पता चल जाएगा कि ये जो सरकार है, ये एक नंबर की भ्रष्ट सरकार है। ये भ्रष्ट जनता पार्टी है। ये जो है वो लोगों को डरा के उनसे पैसे लेती है और दूसरों को, अपने विरोधियों को उसकी सज़ा देती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक इतनी बड़ी घटना है कि इसके अलावा किसी और घटना पे मुझको नहीं बोलना चाहिए, समय भी बहुत ज़्यादा ले लिया मैंने। बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सलीम भाई, आपने बहुत विस्तार से इलेक्ट्रल बॉन्ड का जिस तरह से मोदी सरकार उपयोग कर रही है, और इलेक्ट्रल बॉन्ड चुनावी बॉन्ड नहीं, यह वसूली बॉन्ड बन गया है, उसका विस्तार से आपने बताया दर्शकों को। आगे भी इसी तरह से मोदी सरकार वसूली में लगी हुई है, लेकिन यह वसूली चलने वाली नहीं है। 31 तारीख की रैली वैसी ही रैली होगी जैसी 1974 में 24 जून को दिल्ली में रैली हुई थी, और उसके बाद पूरी तरह से इमरजेंसी लगी। इमरजेंसी के बाद सरकार बदली, जनता पार्टी का उदय हुआ और कांग्रेस की सरकार गई, तानाशाह की सरकार गई। ऐसा ही माहौल इस वक्त देश में बन रहा है।